जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, मैं ज्योतिषाचार्य अशोक शर्मा डायमंड एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन पर आपका स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग प्रसन्न हैं। जैसे कि हमने पिछले लेसन में ज्योतिष पढ़ाना जीरो से प्रारंभ किया था और बताया था कि कैसे हम एक गोल सर्किल को 12 भागों में विभाजित करें। एक भाग 30 डिग्री का हो जाता है। फिर मैंने बताया, फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि कितनी राशियां होती हैं। 12 राशियां होती हैं। फिर मैंने बताया कि ग्रह कितनी होती हैं। 9 ग्रह होती हैं, जैसे कि केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। फिर मैंने बताया कि जैसे कि कलिकाल में मनुष्य की मैक्सिमम आयु 120 वर्ष होती है, जिसपे कि हर ग्रह को एक टाइम दिया गया था। जैसे कि केतु को 7 वर्ष, गुरु को 16 वर्ष, मंगल को 7 वर्ष, राहु को 18 वर्ष, शनि को 19 वर्ष। इसी तरीके से मैंने बताया था। फिर मैं आपको समझाया था कि जहां भी एक लिखा हुआ हो, ये समझ जाना चाहिए कि ये मेष है। जहां 2 लिखा हो, वहां समझ जाना चाहिए वृष है। इसी तरीके से 12 राशियां होती हैं। यदि 12 नंबर लिख रहा है, हमें समझ जाना चाहिए ये मीन राशि। बहनों भाइयों, ज्योतिष एक आसान सब्जेक्ट है, लेकिन एक ये कठिन सब्जेक्ट भी है। इसका कारण क्या है कि जैसे कि बहुत से सज्जनों का मेरे पे फोन आता रहता है कि गुरुजी, हमने 15 दिन में बहुत मोटी किताब थी वो पूरी खत्म कर दी और हमें ये पता नहीं लगा कि ज्योतिष क्या है। इसका मेन कारण क्या होता है कि हम याद नहीं करते, केवल बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि हम जब प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो 26 की जो वर्णमाला होती है, ABCD, उन्हें हम बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें राशि को याद करना पड़ेगा, उनके स्वामी को याद करना पड़ेगा। कौन से ऊंच के होते हैं ग्रह, ग्रह किन राशि में उच्च के हो जाते हैं, इनके नीच के हो जाते हैं, कब ग्रह अस्त हो जाता है, जब ग्रह वक्री हो जाता है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। 12 भाव हमें पता होना चाहिए कि किस भाव से क्या देखना चाहिए। ये हमारे बिल्कुल दिमाग में डटे रहने चाहिए। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि वैसे तो 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन हम ज्योतिष में, क्योंकि एक नक्षत्र जो अभी नक्षत्र होता है वो हम मुहूर्त में लेते हैं, तो 9 ग्रह को हम एक 3-3 नक्षत्र देते हैं। मैंने बताया था एक क्रम से हमको याद करना पड़ेगा ग्रहों को, जैसे कि केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम अश्विनी नक्षत्र है तो उसका नंबर 1 है, यदि मघा नक्षत्र है तो उसका नंबर 10 है, यदि मूला नक्षत्र है तो उसका नंबर 19 यानी कि 19 है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, इसका कारण क्या है, जब मैं इसे सरल तरीके से बताऊंगा कि 1 उस पर 9 जोड़ो 10, 10 में जोड़ो 9, 19 यानी कि 19। इनका स्वामी जो होगा वो केतु होगा। जैसे कि मैंने बताया दूसरा नंबर भरने का, या हम 2 जोड़ेंगे, फिर 2 में 9 जोड़ेंगे 11, 11 में 9 जोड़ेंगे 20, तो उनका स्वामी होगा शुक्र। मतलब हमको ग्रहों का एक क्रम याद रखना पड़ेगा, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। आप सोच रहे हैं कि गुरुजी बार बार इन्हें क्यों बता रहे हैं, इसका एक कारण है। हम जब पढ़ते थे भारतीय विद्या वन में, एक प्रोफेसर आते थे, बड़े ध्यान से सुनाते थे। एक लेडी ने कहा, सर हमारा कोर्स ऐसे कब पूरा होगा। वो एकदम चिल्ला के कहने लगे कि मैं कोर्स केवल 5 डे में खत्म कर दूंगा, लेकिन जब आपको समझ में नहीं आएगा तो होगा क्या। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, जो भी समझो पहला बिल्कुल याद कर लो। आप देखेंगे अगर जो मैं बताता रहा आप उसे करते रहे, आप कितनी जल्दी प्रेडिक्शन निकालना सीख जाएंगे। क्योंकि हम फिर आपको ये भी बताएंगे कि 9 ही ग्रहों से कौन कौन से हमारे राजयोग बन रहे हैं, कौन कौन से अरिष्ट योग बन रहे हैं, कौन सा ग्रह हमको ऊंचाई भी ले जाएगा, कौन सा नीचाई भी ले जाएगा।
इसी कुंडली से 12 भाव से केवल ना हम D1 देखेंगे, ना D9 देखेंगे, ना D4 देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा पाएंगे कि किसी कुंडली में उसकी संतान उच्च स्तर की होगी या किसी कारणवश संतान को में भी कोई परेशानी आ सकती है। वो जातक प्रोफेशन से कैसा रहो, कहने का मतलब ये है केवल D1 से मैं आपको इतना परफेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि आप देखेंगे कि आप उस कुंडली का डायरेक्ट यानी प्रेडिक्शन निकालने में सफल हुए। और मैं आपको सही बार बार एक ही चीज कहता रहता हूं कि कुंडली के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का सही होना बहुत जरूरी। और दूसरी बात यह है कि आज जो है जमाना एक विज्ञान का जमाना है, जिसे कंप्यूटर का भी जमाना कहते हैं। जब हम पढ़ते थे तो 3 घंटे केवल हमें कुंडली बनाने के लिए दिए जाते थे पेपरों में, और जबकि की ग्रह स्पष्ट नहीं हो पाती। आज साइंस का विज्ञान है, हर घर में कंप्यूटर होता है। आप उस कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके सामने कुंडली आ जाएगी। कितना आपका समय बच गया, उससे आप देखेंगे कि आप उससे रिजल्ट निकाल लेंगे। तो मैं आपको जो ज्यादा से ज्यादा जोड़ दूंगा वो अब मैं फलित में दूंगा, जिससे कि आप अपना या किसी का भी फलित निकालने में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। आपको समय समय पर बताता रहूंगा कि कौन कौन से हमारे मेन फंडे होते हैं। जैसे कि कोई मैंने बताया था कि आप इस विद्या के द्वारा आप अर्निंग भी कर सकते हैं, तो इसके कुछ मूल फंडे होते हैं। जैसे कि मांगलिक क्या है, मांगलिक कैसे होता है, शादी का कब टाइम होगा, शादी के बाद लड़का होगा या लड़की होगी, जातक का प्रोफेशन कैसे होगा। मैं आपको बड़े बारीक से जो मैं फंडे बताऊंगा उस फंडे में लगाएंगे, आप उसे निकालेंगे। जैसे कि हमें किसी भी भाव के एनालिसिस करने के लिए 3 ही चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा: भाव, भाव का कारक, भाव का स्वामी। पहले जो मैं आपको बता रहा हूं इन्हें आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, उससे आप प्रेडिक्शन निकालेंगे। जैसे कि आज मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी राशि में बैठ के ग्रह उच्च का होता है, नीच का होता है, कौन कौन सी ग्रहों के क्या क्या स्वामी होते हैं। आज मैं ये बताने का आपको बार बार प्रयत्न करता रहूंगा, आप इसे ढंग से समझें, इसे बिल्कुल कंठस्थ याद कर लें। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमने ये जो खाका है, हमने इसे गोल ना बना के हमने इसकी एक रेखा ऐसे खींची, एक रेखा ऐसे खींची, एक मध्यम से खींची, एक इधर से इधर मिला दिया। ये कोई बना लेगा, बनाने के आपके तरीके हो सकते हैं। अब जैसे कि इसको क्या कहते हैं, इसे प्रथम भाव कहते हैं। यहां मैंने जानकर कोई भी नंबर नहीं गिरा, ये हमेशा प्रथम भाव के नाम से पुकारा जाएगा जो मैंने याद किया। ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव है, ये चतुर्थ भाव है, ये पंचम भाव है, ये छठा भाव है, ये सप्तम भाव है, ये अष्टम है, ये 9th है, ये 10th है, ये एकादश है, 10th। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ यही भाव रहेंगे हमेशा। ये जो नंबर है यहाँ कुछ भी नंबर आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आज 3 दिसंबर 2022 है। जब भी हम लग्न में जाते हैं तो हम देखते हैं कि सूर्य कौन सी राशि में उदय हुआ, यानी कि पूर्वी क्षितिज में कौन सी राशि उदय हुई। इट डिपेंड ऑन सन, ये सूर्य पे डिपेंड करता है, और उसी के हिसाब से फिर हम आगे चलेंगे। लग्न लगभग 2-2 घंटे के होते हैं। जैसे कि आज तारीख 3 दिसंबर, सूर्य महाराज लगभग 15 डिग्री चल चुके हैं। ये एक थोड़ा सूक्ष्म गणित है, ये आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि सूर्य एक राशि में लगभग 1 महीने रहते हैं। इसी के हिसाब से हमारे लग्न बदलते रहेंगे। जैसे कि सूर्य उदय सपोज कर लो 6:20 हो रहा, 15 चले गए अंश, तो लगभग 2 घंटे, क्योंकि सूर्य वृश्चिक के चल रहे हैं, यहाँ ये 8 नंबर आ जाएगा। हम इसको लेफ्ट पे फिर भरना चालू करेंगे। जैसे कि 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक, फिर मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। सूर्य लगभग 14, 15, 16 तारीख, यानी कि इंग्लिश महीने के मिड में ये राशि चेंज करते रहते हैं।
सपोज कर लो मैं इसे हटा देता हूं। अब हम दिसंबर में, क्योंकि अब क्या है, मकर के सूर्य होंगे, सबको पता है, लगभग सपोज कर लो सूर्य उदय हो रहे हैं 6:30 में, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, ये इधर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ये एक अलग भूगोलीय प्रश्न है। तो जैसे हमने 8 नंबर लिखा, तो ये 9 नंबर के आ जाएंगे दिसंबर में, लगभग 14-15 तारीख। तो हम यहाँ 9 नंबर लिखेंगे। तो 9 के बाद क्या संख्या आती है वो सबको पता है, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 12 से ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि 12 हाउसेस है, फिर हम इसके फिर नीचे आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको एक थोड़ा सा बीच में इंटरेस्टेड चीज और बता दूं मैं, ये जो एक, हम इसे हमेशा एक ही मानेंगे, 4 और 7 और 10, इसे केंद्र कहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, यहां कोई भी नंबर आ सकता है, ये केंद्र है, केंद्र 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 केंद्र। 1, 5, 9, इसे त्रिकोण कहते हैं, त्रिकोण। अब आप कहेंगे ये केंद्र, ये कॉमन है, 1, 5, 9 ये केंद्र में भी आता है, 1, 4, 7, 10 नंबर कोई सा हो, ये केंद्र आता है, ये त्रिकोण हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केंद्र और त्रिकोण का ही समागम जो है वो राजयोग बनाता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब केंद्र त्रिकोण का समागम होता है तो राजयोग बनता है। राजयोग में धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा मिलती है। जब हम कहेंगे कि लग्न का सेकंड से, लग्न का पंचम से, लग्न का 9 से, लग्न का 11 से, इसको कहते हैं धन योग। हमेशा ध्यान रखना, जब राजयोग आता है तो राजयोग में धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा मिलती है, और जब धन योग आता है तो उसमें केवल धन ही धन प्राप्त होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा, इतनी जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि आप प्रेडिक्शन देना चालू कर दें। ये जो भाव है 6, 8, 12, इनको जीवन में कहते हैं कि जो हमने पुनर्जन्म में कर्म करके आए हैं उनकी दशा आ गई है और हमारा जीवन कष्ट में हो गया है। जैसे कि मैंने बताया 6, 8, 12 हाउस, इनकी दशा हमेशा कष्टकारी जाती है। 6 की दशा में जातक के लिए रोगी होना, ऋण लेना, 8 की दिशा में मृत्यु तुल्य कष्ट होना या मृत्यु हो जाना, और 12th हाउस में हर चीज का खत्म हो जाना। जैसे कि मैं बता रहा था कि 9 ग्रह होती हैं और 12 राशियां होती हैं। 2 ग्रह, केतु को और राहु को हम छाया ग्रह कहते हैं, तो बाकी रह गए 7 ग्रह, राशि है 12, हम इनके बनाते हैं स्वामी। जैसे कि मेष यदि 1 नंबर है तो ये मेष, मैं आपको बार बार बता रहा, ये 8 नंबर है, ये है 8, इनके जो स्वामी है वो है मंगल। ये ध्यान से याद रखना। जैसे 2 नंबर और 7 नंबर, यानी कि 2 नंबर कौन सा, वृष, और 7 नंबर यानी कि तुला, इनके स्वामी है शुक्र। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इनकी मैं आपको दृष्टि भी बताऊंगा।
ये है मिथुन 3 नंबर, इनके स्वामी है बुध, और 6 नंबर 3 और 6, यानी कि मिथुन के और कन्या के स्वामी है बुध। ये है कर्क, इनके स्वामी हैं 4 नंबर के, चंद्रमा को केवल एक ही राशि मिली है सूर्य को, इनके हैं चंद्रमा। इन्हें आप कागजों में लिखे करें, याद करा करें। सिंह यानी कि सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि दी गई है, इनके स्वामी है सूर्य महाराज। ठीक, यह है धनु और यह है मीन 12 नंबर का, या 12 लिखेंगे। इनके स्वामी है गुरु, देवताओं के गुरु वो सोम में होते हैं। यह है 10 नंबर और 11 नंबर, इनके स्वामी है महाराज शनि। ये भी हो गई, ये भी 1 2 3 4 5 6 7, ये ग्रह हो गई, ये राशियां। आज हम फिर एक चीज और बताना चाहेंगे कि जैसे कि राशियां होती हैं, इनके तत्व भी होते हैं, और इन तत्वों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम बारीक एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष सीखेंगे, हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे कौन से अंग में कौन से रोग का अधिक प्रभाव हो रहा है और उसका इलाज क्या है। जैसे कि 1 में 4 जोड़ तो 5 और 9, यानी कि मेष, सिंह और धनु, ये अग्नि तत्व की राशि है। फिर हम लेंगे 2 6 10, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। 3 4 4 जोड़ना हमको, 7 11, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ के वायु है। 4 8 12, इनके स्वामी है जल। ये याद करने का तरीका है, लेकिन हमको ये अवश्य याद रखना पड़ेगा। ये क्या है, ये मेष है, ये क्या है, ये धनु है, ये क्या है, ये तुला है, ये क्या है, मीन। इस तरह से याद करना पड़ेगा। इनको अभी आप याद कर लेना, क्योंकि जब आप प्रेडिक्शन देना चालू करेंगे तो इनका आपको प्रभाव पड़ेगा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा, इनकी दिशाएं भी होती हैं। जब हम क्यों याद कर रहे हैं, जब हम प्रेडिक्शन दे करेंगे, हम सप्तमेश में देखेंगे, यदि लड़के की कुंडली है, शुक्र देखेंगे कि उन दोनों में से कौन सी बलिष्ठ राशि है। यही बताऊंगा कि कैसे बलिष्ठ होती है, वो किस दिशा की है, तो आप दिशा बताना चालू कर देंगे कि इस दिशा में इसकी जन्म के स्थान से शादी होगी। आपको आगे मैं ये भी समझाऊंगा कि कौन सी ग्रह उच्च की होती है किस राशि में, कौन सी ग्रह नीच की होती है। मैं आपको ये वर्बली बता देता हूं आगे की जो हम 3rd लेसन पढ़ाएंगे। जैसे कि सूर्य महाराज मेष में उच्च के होते हैं। जब हम इनमें 6 जोड़ देंगे, यानी कि 7, यानी कि तुला, मतलब 180 डिग्री का फर्क आ जाता है, ये नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा जो होते हैं वो वृष के उच्च के होते हैं। इसी तरीके से हम आगे बताएंगे कि कौन सी ग्रह किस राशि में उच्च की होती है, कौन सी ग्रह नीच की होती है, और हमारे जीवन में उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसको एक देसी भाषा में कहते हैं कि कौन सी ग्रह किस राशि में सवारी कर रही है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिस्पोजिटर, उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है।
आगे बताएंगे भावों की कितने भाव से में कौन कौन से हमारे पूरे जीवन का लेखा जोखा होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें, ध्यान से सुने। पहला याद करो, आज देखो साइंस की कितनी बड़ी कृपा है, यदि आपको कोई चीज याद नहीं हो रही, आप चलते फिरते भी याद कर सकते हो। फिर दूसरा लेसन कि राशि कितनी, उनके स्वामी कितने, आगे मैं बताऊंगा थर्ड लेसन में कि नक्षत्र 27 नक्षत्र लिखूंगा, उनको आपको याद करने पड़ेंगे, जो कि जब आप मुहूर्त निकालेंगे तो आपको बड़ा आसानी होगी। इसी के साथ जय श्री राधे, जल्दी मिलते हैं अगले लेसन में। जय श्री राम।